नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी। इसको लिखा है मधु काकरिया ने और ये उनका यात्रा वृत्तांत है जिसमें वो हिमालय की यात्रा कर रही है। तो अभी लेखिका बता रही है कि जहाँ ये लायुंग में ठहरी है वहाँ का प्राकृतिक दृश्य जो है वो बहुत ही सुहावना और बहुत ही अद्भुत है। उनको हर एक प्रकृति की हर एक चीज़ में जो है वो सुकून नज़र आता है। और लेखिका कह रही है कि इस प्रकार से पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय और ताल और गति में हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी ने इस लय ताल और गति के साथ में खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। लेखिका कह रही है कि अब हिमालय उनके लिए कविता नहीं एक दर्शन बन गया था। चलो पढ़ते हैं आगे। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। जितेंद्र ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते ही देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब आवाक उसे देखते ही रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर। कहाँ से आता था इतना आनंद? तो लेखिका कह रही है कि जब वो लायुंग में रुकती है तो उनको एक छोटे से लकड़ी के बने गेस्ट हाउस में रात्रि बितानी पड़ती है। लेकिन लेखिका जो है वो तिस्ता नदी के किनारे जाकर पत्थरों पे बैठ जाती है और धीरे धीरे अपनी अंजुलि में जो है उस नदी का पानी भरती है और सोचती है कि अपने देश में तो ऐसे अंजुलि में पानी लेके संकल्प लिया जाता है, लेकिन मैं क्या संकल्प लूँ? फिर उसके मन में विचार आता है कि मेरे भीतर जितने भी तामसिकता है, जितना भी बुरे विचार हैं, वो इस नदी के साथ में जो है वो बह जाए। इस प्रकार लेखिका बैठे बैठे सोच रही है, जितने में देखती है कि रात जो है वो गहराने लगी और उनके साथ में आया नितिन, उनका गार्ड जो है वो गाना गाने लगता है और सभी घेरा बना करके नृत्य करने लगते हैं। लायुंग की सुबह बेहद शांत सुरम्य तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे यहाँ बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम
सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। तो लेखिका जो है अभी लायुंग पहुंच गई है और लायुंग में देखती है कि उनको बर्फ़ मिलेगी, लेकिन उनको कहीं पे भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलती। और वो देखती है कि उस छोटी सी बस्ती में जो है लोगों की आजीविका का साधन आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार, ये 3 चीज़ें जो है वहाँ की जीविका के मुख्य साधन थे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो मुझे वहाँ शर्तिया बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव जो अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर से बाहर आकर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर उसके बाहर थैले में रखा महुआ गुड़ुप कर लिया था। मीठी झिझकियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। इस प्रकार लेखिका जो है वो बर्फ़ को देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में उनको किसी सिक्किमी नवयुवक से पता चला कि यहाँ पे प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल जो है वो गिरनी बंद हो गई है, लेकिन अगर वो कटाव चली जाए तो कटाव में उसको ज़रूर बर्फ़ मिलेगी। कटाव जो है भारत का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन अभी तक जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं होने के कारण ये सुर्खियों में नहीं आया, लेकिन अपने प्राकृतिक स्वरूप में है। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया और उस पर बारिश। एक चुप और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवा आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी हुई एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि एक और चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। इस प्रकार आगे के जो रास्ते हैं वो बहुत ही खतरनाक थे। जगह जगह चेतावनी लिखी हुई मिल रही थी और सारे यात्री जो है आपस में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। सिर्फ उनके सांस लेने की आवाज़ जो है एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी पहाड़ पर
पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रह गई और कहीं पर धूप में बह गई। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरफ बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ़। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी चांदी से चमकीले पहाड़। इस प्रकार जो है लेखिका और उसके साथी अभी कटाव पहुंच गए हैं और कटाव में जो बर्फ़ का दृश्य जो दिखाई दे रहा है उसका लेखिका ने यहाँ पे वर्णन किया है कि बिल्कुल ताज़ी ताज़ी बर्फ़, ऐसे लगता है जैसे रात को ही गिरी थी। साबुन के झाग जैसी बर्फ़ जो है वो गिरी हुई है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम राजो। वह उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिम्रो माया सेंधे मलाई सताऊ छे, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी हुई बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। सभी सैलानी बर्फ पर लेट कर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे। इस प्रकार से कटाव का जो दृश्य है वो लेखिका ने उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से वहाँ पे बर्फ़ बिखरी पड़ी थी और उनका जो गाइड था जितेन नार्गे वो उस सुंदरता को देख करके गाना गाने लगा और सभी सैलानी जो है वो बर्फ़ का आनंद ले रहे थे। बर्फ़ पे लेट लेट के अपनी फ़ोटो जो है वो खिंचवा रहे थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। ओके।